एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग रेशेदार फसल के बारे में समझे थे और आज के क्लास में हम लोग कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। तो आगे हम लोग समझते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, यानी भारत जो है क्या है, कृषि प्रधान देश है। यानी भारत में आधा से अधिक लोग कृषि पर ही आश्रित होते हैं। तो आपको बताना है विद्यार्थी कि कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित होते हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। यही कारण है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव की पत्थर के भांति महत्व रखता है। यानी आधी से अधिक लोग कृषि पर आश्रित रहते हैं और कृषि पर आश्रित रहते हैं तो जिनके कारण अर्थव्यवस्था इन्हीं पर टिका रहता है। भारत के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर टिका रहता है? कृषि कार्य पर टिका रहता है। तो आगे हम लोग समझते हैं, देश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या कृषि से आज भी रोजगार प्राप्त करती है। यानी भारत में जितने भी जनसंख्या होते हैं उसमें आधी से अधिक जनसंख्या वाले लोग कृषि पर ही आश्रित रहते हैं और उनसे रोजगार भी प्राप्त होता है। और उनसे क्या प्राप्त होता है? रोजगार भी प्राप्त होता है। यानी कृषि कार्य से ही रोजगार प्राप्त होता है। यानी आधी से अधिक जनसंख्या जो है भारत में, वो आधी से अधिक जनसंख्या वाले लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है, यानी काम करने का मौका मिलता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक जीडीपी, आपको पिछले ही क्लास में बताए थे जीडीपी के बारे में, तो आपको बताना है जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घटता जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ, आप ही बताइए ना विद्यार्थी कि हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से लेकर, उसके बाद जब ही हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से लेकर जीडीपी में लगातार क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। कृषि कार्य जो लोग कर रहे हैं हमारे जीडीपी में लगातार डिक्रीजिंग होता जा रहा है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। यानी जीडीपी लगातार घटता जा रहा है, इसका मुख्य क्या है? ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। यानी क्यों? यहाँ पर एक सवाल होता है कि आखिर क्यों ये चिंता का विषय है? तो आपको पिछले ही क्लास में बताए थे कि इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है ना विद्यार्थी? जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अब जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक मात्रा में आवास का निर्माण होना ना विद्यार्थी? अत्यधिक मात्रा में आवास का निर्माण होगा जिनके कारण भूमि का निम्नीकरण होगा, नहीं होगा? भूमि जो है दिन पर दिन क्या होगा? खत्म होता चला जाएगा। तो वहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो पाएंगे। कृषि कार्य नहीं हो पाएंगे तो अब जीडीपी में कमी न होगी। इसका यही कारण है, जीडीपी में कमी होने का मुख्य कारण यही है, बढ़ती जनसंख्या ही है। तो इस पर क्या करना चाहिए? हमको नियंत्रण करना चाहिए। कृषि में गिरावट समाज के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट आएगा। यानी अगर कृषि में गिरावट आता है तो हमारे समाज के अन्य क्षेत्र में भी गिरावट आएगा। समझे विद्यार्थी?
जैसे मान लेते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब मान लेते हैं कि आपके घर में सभी लोग मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाए हैं और सभी लोग अच्छा मार्क्स लाए हैं। अगर आप किसी कारणवश आपका मार्क्स नहीं आ पाया तो आपकी जो घर की समाज है उसमें गिरावट आएगा, यानी उसमें बहुत समस्याएं क्रिएट होंगी। और जब आपके घर में ये समस्या होगा तो आपके बाहर यानी गांव पड़ोस सारे में क्या होगा, गिरावट उत्पन्न होगी। समझे, यही कारण है। और आगे समझते हैं, तथा यह क्षेत्रीय विषमता को बढ़ोतरी देगा। यह सर्वथा कृषि पर आश्रित लोगों के हित में नहीं है। यानी जो कृषि पर जो आश्रित लोग हैं उसके लिए ये संभव नहीं है। जब जीडीपी में अत्यधिक मात्रा में कमी होने लगेगी तो समझ जाइए कि इसका डिक्रीजिंग होना यानी बहुत संकट झेलना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने विकास और वृद्धि के लिए आधुनिकीकरण का प्रयास किया है। यानी भारत सरकार जो है विकास और वृद्धि के लिए आधुनिकीकरण के लिए एक नियम बनाए गए जो आगे हम लोग समझ लेंगे, आगे हम लोग जानेंगे। लेकिन ये चीज को 9th क्लास में भी बता दिए थे, समझे विद्यार्थी, लेकिन फिर से यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे। इसके अंतर्गत देखिए कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करते हुए पशु चिकित्सा सेवाएं तथा प्रजनन केंद्रों की स्थापना के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि पशु चिकित्सा सेवा तथा प्रजनन केंद्रों का स्थापना के साथ साथ बहुत सारे नियम को भी प्रतिपादन किया गया है, जिनसे आने वाले समय में जो लोग कृषि कार्य करते हैं उनको आने वाले समय में समस्या नहीं झेलना पड़े। समझे विद्यार्थी, समस्या क्रिएट न हो उनके लिए सरकार ने बहुत सारे नियम भी बनाए हैं। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। समझे, तो वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे भारत पर बहुत विचित्र तरीके से पड़ा है। तो हम लोग समझते हैं कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। वैश्वीकरण का अर्थ होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। यानी वैश्वीकरण का अर्थ होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था, समझे विद्यार्थी, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। यानी कोई एक देश लेकर विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना। यानी मान लीजिए कि भारत की जीडीपी मान लीजिए कुछ है और भारत की जीडीपी और विश्व के जीडीपी के साथ जोड़ना, ये क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी तंत्र की पकड़ ढीली हो गई है। अब विदेशी उत्पाद जिसमें कृषि जन्य उत्पाद भी शामिल है, यानी विदेशी प्रोडक्शन के साथ साथ कृषि कार्य भी क्या है, शामिल किया गया है। यानी विदेशी उत्पाद यानी उद्योग को विकसित किया गया है
जो विदेशों द्वारा, लेकिन उसको भी क्या किया है, वैश्विक किया गया है, उसको भी जोड़ा गया है, समझे। यानी कृषि कार्य उत्पादन कहने का मतलब फसल का उत्पादन, चावल का उत्पादन, जूट का उत्पादन या अन्य फसल का उत्पादन को भी वैश्विक किया गया है, जोड़ा गया है विदेशों के द्वारा। यानी अत्यधिक मात्रा में जिस प्रकार उद्योग का निर्माण करके अर्थव्यवस्था में इंक्रीजिंग किया जाता है, वैसा ही क्या किया जाता है, वैसा ही कृषि कार्य करके भी फसल का उत्पादन करके अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी किया जाता है। आसानी से भारत में बेचे जा सकते हैं, यानी जो कृषि कार्य करके हम लोग आसानी से उस फसल को अपने बाजारों तक ले जा करके बेच सकते हैं, अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भारतीय किसान को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है प्रतिस्पर्धा, यानी प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब इंग्लिश में यदि बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, समझे विद्यार्थी। वही इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन का सामना करने के लिए करना पड़ता है कौन, भारतीय किसान को। जो कंपटीशन होता है वो सबसे बड़ी चुनौती होती है, समझे। एक छोटा किसान अगर बहुत बड़ा सपना देखना शुरू कर दे तो उनके लिए क्या है, बड़ी चुनौती। एक नॉर्मल विद्यार्थी अगर वो टॉप करने के बारे में सोचने लगे तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी कार्य कर रहे हैं विद्यार्थी, आपको संघर्ष तो करना ही होगा, क्योंकि संघर्ष एक ऐसा चीज है कि एक बार में तो वो मिलेगा नहीं। जब तक से आपको चारों ओर से मेहनत आपको देखेगा नहीं तो ये तो संभव नहीं है कि मिलेगा। एक बार में ये संभव नहीं है, बहुत बार संघर्ष करना पड़ता है। आप बहुत बार संघर्ष करेंगे तभी जाके एक बार सफल हो जाएंगे, समझे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारत को अपनी कृषि संबंधित क्षमताओं को सुनियोजित ढंग से उपयोग करना होगा, समझे विद्यार्थी। यानी वैश्विक यानी जो दोनों को जोड़ने के बाद में जो कंपटीशन किया जाता है उसकी सामना करने के लिए क्या करना पड़ता है, भारत की अपने कृषि संबंधित जितना भी क्षमता होता है उसको सुनियोजित तरीके से हम लोग को क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, समझे। कोई एक नियम कानून के द्वारा हम लोग उपयोग करेंगे तो ये क्या होगा, दिन पर दिन डेवलप होगा। यदि हम लोग सुनियोजित उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे कृषि अर्थव्यवस्था में डिक्रीजिंग होने लगेगी, कमियां उत्पन्न होने लगेगी, कोई दिक्कत। इसके लिए सड़क, बिजली, सिंचाई, ऋण की सुविधा आदि उपलब्ध परम आवश्यक है। यदि हम लोग कृषि कार्य कर रहे हैं तो एक सड़क का होना जरूरी है। सड़क की होना क्यों जरूरी है, ट्रांसपोर्ट का होना क्यों जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में चावल की खेती किए हम अत्यधिक मात्रा में, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो उसके बाद में किसकी आवश्यकता होगी, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी तो सड़क की आवश्यकता होगी। तो ये भी परम आवश्यक है। अगर हम लोग कृषि कार्य कर रहे हैं तो सिंचाई की आवश्यकता होगी कि नहीं, बिजली की आवश्यकता होगी। इसलिए हम लोग को ये परम आवश्यक है। और कृषि कार्य कर रहे हैं तो बहुत सारे संसाधन की आवश्यकताएं होती है, कोई दिक्कत।
इसके बिना कृषि को वैश्वीकरण के अनुचित प्रभाव से बचा पाना संभव नहीं है। यदि हम लोग सड़क, बिजली, सिंचाई, ऋण की सुविधा कहने का मतलब कि बैंक द्वारा निकाली गई रकम या किसी से एक दूसरे व्यक्ति से ऋण लेना, ऋण मतलब निगेटिव, यानी उनसे पैसा हम आज ले रहे हैं, आने वाले समय में अपने उस पैसे से कमा कर, उस पैसे से क्या करके, उस पैसे से हम लोग किसी कार्य को कर करके और उनको पैसा को चुका देंगे, यानी यही क्या हुआ, ऋण हुआ। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पैसा लेते हैं तो वो ऋण हुआ, और जब चुका देते हैं तो वो खत्म हो गया, कोई दिक्कत। वही ऋण की सुविधा होना चाहिए। यदि ये न हो, ये सुविधा न हो तो कृषि कार्य करना संभव नहीं है, कोई दिक्कत। अब आगे देखेंगे खाद्य सुरक्षा। आपको 9th क्लास में ही विद्यार्थी बता दिए थे। हमको उम्मीद है कि 2-4-10 विद्यार्थी को इसके बारे में जानकारी भी होगा, और नहीं भी होगा तो थोड़ा सा चर्चा कर ही दिया जाएगा। तो खाद्य सुरक्षा के बारे में अब हम लोग समझेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाए थे फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, याद पड़ रहा होगा। 5 पार्ट में 9th क्लास में पढ़ाए थे। इकोनॉमी के 5 पार्ट में पढ़ाए थे, हमको याद कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, अच्छा बात है। रोटी, कपड़ा और मकान यह हमारी मूलभूत आवश्यक है। यानी खाद्य कहने वाले खाने वाला चीज, जो हम लोग खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कुछ ऐसे भी परम आवश्यक होते हैं जो न रहे, खाद्य और अखाद्य अगर न रहे तो हमारे जीवन यापन होगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब रोटी, अनाज, चावल, ये खा करके हम लोग जीवन यापन करते हैं। कपड़ा के अलावा हम लोग, कपड़ा न रहे तो हम लोग कपड़ा के अलावा भी हम लोग जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। और रहने के लिए मकान भी परम आवश्यक है। तो ये 3 चीज न हो तो ये हम लोग कह सकते हैं यही हमारे लिए मूलभूत आवश्यक है। यदि ये न हो तो हम लोग कहेंगे कि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत। इन सभी के साथ साथ पोषण प्राप्त करना यह सभी नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी इन सभी के साथ हम लोग को पोषण प्राप्त करने के लिए भी परम आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि हम लोग पोषण प्राप्त नहीं कर रहे, तो पोषण है, खाद्य हमारे पास है, खाने के लिए सारा चीज है, लेकिन टाइम पर नहीं खा रहे हैं, समझे विद्यार्थी, टाइम पर नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग को पोषण के शिकार हो जाएंगे। जैसे हम तो नहीं है, अब नहीं है, पहले थे अब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश के क्षेत्रों में जहां निर्धनता अधिक व्याप्त होता है, यानी हमारे देश के क्षेत्र में निर्धनता अधिक व्याप्त होता है, वहां पर अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, भूखमरी छा जाती है। नहीं विद्यार्थी, अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या होगी, भूखमरी छा जाएगी। हम लोग रहने के लिए घर नहीं है तो जैसे तैसे रहेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं है तो भूखमरी छा जाएगी। तो ये संभव कब होगा, जब हम लोग खाद्य सुरक्षा को अच्छे बनाएंगे। खाद्य सुरक्षा कब अच्छा बनेगा, जब अत्यधिक जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण करेंगे, और नियंत्रण करने के बाद में क्या होगा, हमारी जो नियंत्रण करेंगे और तीव्र गति से जो मकान में वृद्धि हो रही है, आवास की वृद्धि हो रही है, इस पर भी नियंत्रण हो जाएगा, समझे। तो खाद्य सुरक्षा भी क्या हो जाएगा, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। वहाँ भूखमरी की समस्या होती है, इसके निराकार के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई है। यानी आपको 9th क्लास में ही बता दिए थे कि
क्या करती है, खाद्य सुरक्षा को निराकार करने के लिए यानी स्टॉप करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए थे, क्योंकि 9th क्लास में आपको बता भी दिए थे। इसका मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में खाद्य सुरक्षा की कितना होती है, 2 अंग होती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया यानी कहने का मतलब भारत में खाद्य सुरक्षा को कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भाग में बांटा गया, जो हम लोग समझेंगे। पहला है बफर स्टॉक, याद पड़ रहा होगा, आपको समझाए थे। दूसरा है जल वितरण प्रणाली यानी PDS, समझे विद्यार्थी, 2 ही प्रणाली होती है। तो देखिए, इसके अंतर्गत सस्ती दरों पर आवश्यक सामग्री एवं अनाज शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को मुहैया कराई जाती है। यानी बफर स्टॉक के द्वारा क्या करता है सरकार, यानी किसानों द्वारा जो प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है उस प्रोडक्शन को खरीद करके एक स्टॉक के रूप में रख लेते हैं, समझे। स्टॉक के रूप में क्या करते हैं, रख लेते हैं। और वहीं किसी कारणवश क्या होता है, अत्यधिक बाढ़ आ जाए, अत्यधिक मात्रा में सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, यानी जान माल की क्षति हो जाए, तो उस वक्त क्या करती है सरकार, उन लोगों के पास पहुंचाती है। यही नियम का कहलाता है, बफर स्टॉक के नियम कहलाता है, जो आपको 9th क्लास में ही बता दिए थे, समझे। देखिए, बफर स्टॉक बनाने के लिए FCI, ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है कि FCI का पूरा नाम क्या होता है, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। यानी बफर स्टॉक बनाने के लिए FCI क्या होना चाहिए, FCI हमको सक्रिय होना चाहिए, तभी जाके बफर स्टॉक के नियम का पालन होगा। कोई दिक्कत, न्यूनतम समर्थक मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करती है। आपको अभी बताए हम कि क्या करती है सरकार, क्या करती है, किसानों से अनाज खरीदकर वो भंडारण करती है, यानी स्टॉक करती है, रखती है, ताकि आने वाले समस्या आए तो हम लोग क्या करते हैं, उन गरीबों में बांटेंगे। जैसे एक महामारी फैला है कोरोना वायरस, आप लोग को शायद पता होगा कि कोरोना वायरस हमारे देश में फैला हुआ है, जिनके प्रकोप से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो ये महामारी फैल रहा है, तो सरकार क्या करती है, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में अनाज नहीं है, खाने के लिए लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा नहीं है, वहाँ पर सरकार पहुँचाती है। तो किस नियम के द्वारा, तो बफर स्टॉक के नियम के द्वारा। यानी पहले किसानों से खरीद कर वो अनाज रख लेते हैं, समझे विद्यार्थी, और वो अनाज को खरीद कर रख लेते हैं। जहाँ पर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है वहाँ पर अनाज पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत, इसके साथ साथ उपभोक्ताओं को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। ये भी आपको 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में बताए थे, शायद 4 या 5 पाठ में बताए थे। उपभोक्ता के आधार पर भी उनको कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि उपभोक्ता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया खाद्य सुरक्षा को, तो इसको भी 2 भाग में बांटा गया। जो पहला है गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL, याद पड़ रहा है, BPL पढ़े थे हम लोग, तो आप ही को बताना है विद्यार्थी, समझे। आप ही बताइएगा कि BPL का पूरा नाम क्या होता है। यानी गरीबी रेखा से नीचे जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं वो क्या है, BPL है, समझे। कोई दिक्कत। दूसरा है गरीबी रेखा के ऊपर, यानी गरीबी रेखा के ऊपर जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं वो क्या है, APL। तो APL का भी पूरा नाम बताना है,
और बीपीएल का भी पूरा नाम बताना है। तो आपसे उम्मीद है कि आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हमको उम्मीद है दूसरे विद्यार्थी नृत्य करते हैं, ये अच्छा बात है, आगे समझते हैं। लेकिन अनेक गरीबों जो कि बीपीएल वर्गों में शामिल होने के लिए लायक है, यानी कहने का मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे है, समझे विद्यार्थी, जो गरीबी रेखा से नीचे है वो क्या है, बीपीएल में शामिल होने के लिए क्या है, लायक है। लेकिन आज के मॉडर्न युग में ऐसा नहीं हो रहा है। जो एपीएल में भी है ना, समझे विद्यार्थी, जो एपीएल में भी है ना, वो बोल रहे हैं कि हम ही बीपीएल हैं, हम ही गरीबे हैं। आगे समझ लेते हैं। लेकिन बीपीएल वर्ग में शामिल होने नहीं रहे हैं, यानी लेकिन बीपीएल वर्ग में शामिल होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, समझे विद्यार्थी। लेकिन बीपीएल वर्ग में प्रयास करते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं, समझ में आया ना। एपीएल धारक जबरदस्ती बीपीएल वर्ग में शामिल होने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए कैमरा को मूव कर रहे हैं। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग समझ लेते हैं क्या कहते हैं। एपीएल धारक जो लोग होते हैं वो बीपीएल वर्ग में शामिल हो जा रहे हैं, यानी जोर जबरदस्ती। जैसे देखिए क्या करते हैं, तो मेरे पास फोन तो है नहीं, पहला ही फोन करके बोल देते हैं, देखिए ये मेरा फोन है, आज के लिए अभी फोन कर देते हैं, कहते हैं कि देखिए मेरा भी वहाँ पर लाइन में हम भी लगे हैं, हम भी बीपीएल वासी हैं और बीपीएल कार्ड मेरे पास भी है और बीपीएल कार्ड है और हमको भी लाइन में लगाना है। यानी पहले ही फोन से बोल देते हैं कि हमको भी चाहिए जो चीज मिल रहा है गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग को, सरकार द्वारा जो चीज मिल रहा है हमको भी चाहिए। यानी जोर जबरदस्ती क्या करते हैं, जोर जबरदस्ती वो कार्य कर लेते हैं, समझे। भारत में गरीबी मिटाने और खाद्य सुरक्षा को अधिक मजबूत करने के लिए हमें ईमानदारी से उन लोगों के बारे में सोचना होगा। यानी खाद्य सुरक्षा को अच्छा बनाने के लिए और गरीबी रेखा को मिटाने के लिए हम लोग को क्या करना है, ईमानदारी से किसी कार्य को करना होगा। यदि हम लोग ईमानदारी से किसी कार्य को नहीं करेंगे तो एपीएल जो है बीपीएल बन के अपने सुरक्षा प्रदान कर लेंगे। लेकिन वही जो गरीब है विद्यार्थी, जिनके पास कुछ नहीं है, मात्र एक आश्रय है कि हम भी आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाएंगे, तो कल्पना कीजिए विद्यार्थी वो कभी ऐसा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एपीएल वाले ही बीपीएल बन जाते हैं और बीपीएल वाले की कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, समझे। तो अब उसका अस्तित्व नहीं है तो अब कल्पना कीजिए कि वो कभी डेवलप कर पाएंगे, कभी विकसित कर पाएंगे, कभी विकसित नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत। जिन लोगों के पास न तो रहने के लिए घर है और न ही कृषि उत्पादन के लिए भूमि, इन समस्याओं और चुनौतियों की सामना हम सभी को मिलकर करना होगा। यानी कल्पना कीजिए कि जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, इनकी समस्या को सुलझाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम जैसे शिक्षित लोग को ईमानदारी से क्या करना होगा, इन चुनौतियों को सामना करना होगा। और जो बीपीएल जिनके और जो किसी वस्तु को लेने का हक है उनको छीनना नहीं चाहिए और हमको क्या करना चाहिए, हम लोग को एक नियम के तहत और उनकी समस्याओं को निदान भी करना चाहिए। चलिए विद्यार्थी, आज का ये पाठ जो है खत्म हो चुका है और किसी विद्यार्थी ने पूछे थे कि पाला रहित
पाला रहित मौसम। चलिए विद्यार्थी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पाला रहित मौसम क्या है। यानी पाला रहित मौसम कहने का मतलब कि ठंडा, आपको बताए थे विद्यार्थी ना, पाला रहित कहने का मतलब कि ठंडा मौसम, समझे। कुछ ऐसे फसल होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में ठंडा में ही वो अंकुरित होते हैं, ठंडा में ही होते हैं। यानी पाला रहित कहने का मतलब कि ठंडा मौसम। और कुछ फसल वैसे भी होते हैं जो ठंडा के मौसम में ही अंकुरित होते हैं, ठंडा के मौसम में ही उत्पादन उनका होता है, समझे। यानी जैसे कपास ले लेते हैं, कपास में कितना 210 दिन लगता था, तो वही 210 दिन पाला रहित मौसम में होता था। अगर नहीं पाला रहित मौसम नहीं होता था, जब सनलाइट के सापेक्ष में होता था, सनलाइट कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश अत्यधिक मात्रा में धूप होता था, तो 5 से 6 महीने भी लग जाते थे, फिर भी वो नहीं हो पाते थे। कपास की खेती हम लोग नहीं कर पाएंगे, और अगर अत्यधिक सूर्य की प्रकाश हो तो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पाला रहित मौसम में ही होते हैं। यानी पाला रहित कहने का मतलब कि ठंडा, अचानक ऋतु में परिवर्तन हो जाना, अभी ठंडा, अभी बरसात आ जाना, अभी मतलब तीव्र गति से हवा में पीड़ित होना। लोग कहते नहीं है विद्यार्थी आज मौसम जो ठंडा बा, पाला मौसम बा, नहीं कहते हैं। आपने तो बोलचाल के भाषा में सुने होंगे, वही है पाला रहित मौसम, समझे। और उसी में बीजों की अंकुरन होता है। कोई दिक्कत? तो ये पाठ जो है विद्यार्थी खत्म हो चुका है, और इसका कल ऑब्जेक्टिव लिखवाया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पीछे जो पाठ पढ़ाया गया है। जिनको डाउनलोड करने नहीं आएगा तो वो ऑफिस में हम रख दिए हैं लिख करके, और वो आप घर पर ले जा करके आप फेयर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ग का भी, घ का भी, अंग का भी, 2 पाठ का भी, समझे विद्यार्थी। तो उम्मीद है कि यदि आपको डाउनलोड नहीं करना आएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप आ करके ऑफिस में सर से मिल करके, कोई भी सर रहेंगे आपको दे देंगे, आप आ करके 2 कॉपी भी कराएंगे तो करा सकते हैं, 2 कॉपी करा करके आप घर पे ले जा सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आज प्रयास करेंगे डालने के लिए, जैसा सुविधा हो आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव इस पाठ का लेकर आएंगे। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं।